तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द बुक ऑफ एली पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है अभी हमें तकरीबन 2010 में देखने को मिला था और इसी के बाद एक तरह से इसका अगला जो पार्ट है उसे बनाने पर एक तरह से बात की जा रही थी। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या इसका दूसरा पार्ट कंफर्म हुआ है, क्या हमें देखने को मिलेगा, सब कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। द बुक ऑफ एली 2010 की अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिक न्योवेस्टर्न 2-3 एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ह्यूजेस ब्रदर्स ने किया है, जिसे गैरी वहिटा ने लिखा है और इसमें डेनिजल वॉशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला कुनिस, रे स्टीवेंसन और जेनिफर बील्स ने अभिनय किया है। कहानी एली के इर्दगिर्द घूमती है जो एक सर्वनाशकारी दुनिया में एक खानाबदोश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित स्थान पर एक रहस्यमय पुस्तक की अपनी प्रति पहुंचाना चाहता है। फिल्मांकन फरवरी 2009 में शुरू हुआ और न्यू मैक्सिको में हुआ। 4 द बुक ऑफ एली को 15 जनवरी 2010 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसने $80 मिलियन के बजट पर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $157.1 मिलियन की कमाई की। कथानक: परमाणु प्रलय के कारण पारिस्थितिकी विनाश के 30 साल बाद एली पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के बंजर भूमि में पैदल यात्रा करता है। 5-6 धूप का चश्मा और फटे कपड़े पहने हुए वह असाधारण अस्तित्व और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है। पानी की तलाश में वह कार्नेगी नामक एक सरदार द्वारा शासित एक जर्जर शहर में पहुंचता है जो एक निश्चित पुस्तक की शक्ति के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना चाहता है, जिसे उसके गुर्गे खोजने में असमर्थ रहे हैं। एली अपने पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर की बैटरी रिचार्ज करने के लिए एक स्टोर के मालिक इंजीनियर के साथ वस्तु विनिमय करता है। शहर के बार में उस पर बाइकर्स के एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह तेजी से उन सभी को मार देता है। प्रभावित होकर कार्नेगी एली को अपने कर्मचारी के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन एली मना कर देता है। यह महसूस करते हुए कि एली उसी की तरह एक पढ़ा लिखा आदमी है, कार्नेगी उसे रात भर पहरे में रहने के लिए मजबूर करता है। कार्नेगी की अंधी मालकिन क्लाउडिया एली के लिए भोजन और पानी लाती है और कार्नेगी अपनी बेटी सोलारा को एली को बहकाने का आदेश देती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है। सोलारा देखती है कि एली के पास एक किताब है और वह अपना खाना साझा करने की पेशकश करता है। खाने से पहले आशीर्वाद कहता है। सुबह में कार्नेगी सोलारा को अपनी मां से प्रार्थना दोहराते हुए सुन एली चुपके से भाग जाता है, लेकिन कार्नेगी और उसके गुर्गे सड़क पर उसका सामना करते हैं। जब एली किताब देने से इनकार करता है तो कार्नेगी उसे मारने का आदेश देता है। आगामी लड़ाई में एली बच जाता है, लेकिन कई गुर्गे मारे जाते हैं और कार्नेगी के पैर में गोली लग जाती है। सोलारा एली को पकड़ती है और उसे शहर की जल आपूर्ति के पास ले जाती है, उसके साथ जाने की उम्मीद करती है, लेकिन वह उसे अंदर फंसा लेता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। सोलारा भाग जाती है और 2 डाकुओं द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है जो उसका बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एली फिर से प्रकट होता है और उन्हें मार देता है। वेस्ट कोस्ट की ओर बढ़ते हुए एली अपने मिशन के बारे में बताता है। यह बाइबल की आखिरी बची हुई प्रति है, क्योंकि परमाणु युद्ध के बाद अन्य सभी प्रतियों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। वह कहता है कि उसे उसके सिर में एक आवाज द्वारा पुस्तक तक ले जाया गया था जो उसे पश्चिम की ओर एक सुरक्षित स्थान पर यात्रा करने का निर्देश दे रही थी और उसे आश्वासन दे रही थी कि उसकी यात्रा में उसकी रक्षा की जाएगी और उसका मार्गदर्शन किया जाएगा। एक सुनसान घर में एली और सोलारा जाल में फंस जाते हैं, लेकिन निवासियों जॉर्ज और मार्था के संदेह को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, जो उन्हें चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। यह महसूस करते हुए कि जॉर्ज और मार्था नरभक्षी हैं, एली और सोलारा कार्नेगी और उसके आदमियों के आने पर वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। आगामी गोलीबारी में जॉर्ज, मार्था और कार्नेगी के कई आदमी मारे जाते हैं और एली और सोलारा पकड़े जाते हैं। सोलारा को मारने की धमकी देते हुए कार्नेगी एली को गोली मारने से पहले बाइबिल सौंपने के लिए मजबूर करता है और उसे मरा हुआ समझकर अपने कारवां के साथ निकल जाता है। सोलारा भाग जाता है, एक ट्रक को हथगोले से नष्ट कर देता है और एली को खोजने के लिए दूसरे में वापस चला जाता है। अपने बचे हुए वाहन में ईंधन कम होने के कारण कार्नेगी शहर लौटता है। सोलारा एली को ढूंढता है और वे गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचने तक गाड़ी चलाते हैं। वे अल्काट्राज द्वीप पर नाव चलाते हैं,
जहां उन्हें साहित्य और संगीत के अवशेषों को संरक्षित करने के इरादे से एक समूह मिलता है। एली गार्ड को बताता है कि उसके पास बाइबल की एक प्रति है। अंदर ले जाए जाने पर एली ने पवित्र स्थान के नेता लोम्बार्डी को याद से बाइबल का न्यू किंग जेम्स संस्करण सुनाया। 7:6 शहर में कार्नेगी को पता चलता है कि एली की बाइबल ब्रेल में है, जिससे पता चलता है कि एली अंधा है। क्लॉडिया ब्रेल के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए कार्नेगी को बताती है कि उसके पैर का घाव संक्रमित हो गया है और उसके प्रवर्तकों की मौत ने लोगों को पागल कर दिया है। अभयारण्य में एली की मृत्यु हो गई है, लेकिन पूरी किताब को पढ़ने से पहले नहीं। एक प्रिंटिंग प्रेस बाइबल की प्रतियों का उत्पादन शुरू करता है और लोम्बार्डी हिब्रू बाइबल और कुरान के बीच एक बुकशेल्फ पर एक प्रति रखता है। अल्काट्राज पर अभयारण्य की पेशकश की गई। सोलारा ने एली की माचे और अन्य सामान लेकर घर लौटने का फैसला किया। ठालना डेनजल वॉशिंगटन एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन बिल कार्नेगी, मिला कुनिस सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन रेडरिज, जेनिफर बील्स क्लाउडिया, इवान जोन्स मार्टज के रूप में, जो पिंगू होयट, फ्रांसिस डेला टूर मार्था के रूप में, माइकल गैम्बोन जॉर्ज, टॉम वेट्स इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग हाईजैक लीडर के रूप में, मैल्कम मैकडोवेल लोम्बार्डी के रूप में बिना श्रेय। उत्पादन मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने गैरी वहिटा की एक पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजेस भाइयों को साइन किया। 8 इसके बाद एंथनी पेखम ने पटकथा को फिर से लिखा और सितंबर 2008 में डेनजल वॉशिंगटन ने मुख्य भूमिका हासिल की। 9 अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वॉशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। 10 मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। 11 एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्तपोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्माण किया। 12 जेफ इमाड़ा ने जटिल लड़ाई के दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डैन इनोसेंटो और इमाड़ा के साथ महीनों तक प्रशिक्षण लिया। 13 मुक्त करना द बुक ऑफ एली को 15 जनवरी 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री समिट एंटरटेनमेंट द्वारा संभाली गई थी। 14-15 सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग इंटरनेशनल ने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया। 16-17 यह फिल्म 15 जून 2010 को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क पर रिलीज की गई थी। 18 स्वागत बॉक्स ऑफिस यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3111 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने अपने पहले दिन 11,672, 970, $3,752 प्रति थिएटर की कमाई की। 19 अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताहांत के अंत तक इसने 38, 437, 553, $12,355 प्रति थिएटर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर रही। 20 अपने दूसरे सप्ताहांत में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसने 15, 732, 493, $5,057 प्रति थिएटर की कमाई की। 21 अपने तीसरे सप्ताहांत तक यह 5वें स्थान पर आ गई और इसने 8, 908, 286, $2,897 प्रति थिएटर की कमाई की। 22 फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94, 835, 059 और अन्य बाजारों में 62, 256, 659 की कमाई की है, जिसकी अनुमानित दुनिया भर में कुल कमाई 157, 091, 718 है, जिसका अनुमानित बजट $80 मिलियन है। 23-16 आलोचनात्मक स्वीकार्यता समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 5.50/10 है। साइट की आम सहमति है कि यह निश्चित रूप से असमान है और कई दर्शकों को लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से परे है, लेकिन द बुक ऑफ एली में ह्यूजेस भाइयों ने पोस्टेपोकैलिक बंजर भूमि में कुछ ताज़ा स्टाइलिश मजा डाला है, जिसे फिल्म देखने वालों ने हाल ही में काफी देखा है। 24-33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेटाक्रिटिक, एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर, ने फिल्म को 100 में से 53 का भारित औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 25 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया।
26 वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने भविष्यवाणी की यह डेनजल वॉशिंगटन की बड़ी कमाई वाली फिल्मों में से एक नहीं होगी। 27 शिकागो सनटाइम्स के आलोचक रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, जिसमें कहा गया, आपको पछतावा नहीं होगा कि आप चले गए। यह आपका ध्यान खींचती है और फिर अंत में कई WTF क्षण दिखाती है, जो एक बोनस है। 28 एवी क्लब के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए स्कॉट टोबियास ने फिल्म को भी ग्रेड दिया और लिखा, ऐसे समय में जब सिनेमाघरों में प्रलय के परिदृश्यों की भरमार है, ह्यूजेस की राख, बमबारी से भरी भविष्य की दुनिया थोड़ी बहुत परिचित लगती है, चाहे वे इसे कितनी भी कुरकुरा तरीके से पेश करें। लेकिन वाशिंगटन और एक स्वादिष्ट हामी ओल्ड मैन के बीच का टकराव फिल्म की अति धार्मिकता को जटिल बनाता है। 29 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को डी ग्रेड दिया, इसे एक भारी डायस्टोपियन बमर कहा, जिसे कार पीछा के बिना द रोड वॉरियर, मैड मैक्स 2 या मानवता के बिना द रोड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 30 होम मीडिया यह फिल्म 31 मई 2010 को यूके में तथा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी और ब्लूरे डिस्क पर रिलीज की गई। डीवीडी ने अपने पहले सप्ताह में तीनों राष्ट्रीय होम वीडियो मार्केट चार्ट पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह होम मीडिया मैगजीन के रेंटल चार्ट, नीलसन वीडियो स्कैन ब्लूरे चार्ट और नीलसन वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट सेल्स चार्ट पर नंबर 1 पर प्रीमियर हुआ, जहां इसने बिक्री में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3 से 1 के अंतर से पीछे छोड़ दिया। 31 भविष्य जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई थी कि एक प्रीक्वल टेलीविजन सीरीज विकास में थी। गैरी वहिटा द्वारा निर्मित बटा लिखित बटा कार्यकारी निर्माता, कथानक फिल्म से दशकों पहले सेट किया जाएगा और एक बार फिर शीर्षक चरित्र के इर्दगिर्द केंद्रित होगा। मुख्य भूमिका में जॉन बॉयगा अभिनीत, स्टार एलन और अल्बर्ट ह्यूजेस के साथ एक अतिरिक्त कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। टेलीविजन शो एल्कॉन टेलीविजन एंटरटेनमेंट से विकास में है और वर्तमान में इसे विभिन्न नेटवर्क पर बेचा जा रहा है। 32 यह सभी देखें 2010 के दशक की ब्लैक फिल्मों की सूची। अल्बर्ट ह्यूजेस और एलन ह्यूजेस, जन्म 1 अप्रैल 1972, जिन्हें पेशेवर रूप से ह्यूजेस भाइयों के रूप में जाना जाता है, अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। यह जोड़ी, जो जुड़वां हैं, 1993 की मेनेज टू सोसाइटी, 1995 की डेड प्रेसिडेंट्स, 2001 की फ्रॉम हेल और 2010 की द बुक ऑफ एली सहित भावनात्मक और अक्सर हिंसक फिल्मों के सहनिर्देशन के लिए जाने जाते हैं। भाइयों ने अपना अधिकांश सहयोग 1993 और 2001 के बीच किया। 2004 के बाद से, जब अल्बर्ट प्राग, चेक गणराज्य चले गए, उन्होंने और एलन ने एक साथ केवल एक फिल्म, 2010 में द बुक ऑफ एली का निर्देशन किया है। वे 2005 से अलग-अलग फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के निर्देशन और निर्माण में शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन ह्यूजेस भाइयों का जन्म मिशिगन के डेट्रॉयट में एक अफ्रीकी अमेरिकी पिता, अल्बर्ट ह्यूजेस और एक अर्मेनियाई अमेरिकी मां, आइडा के घर हुआ था, जिनका परिवार तेहरान से ईरानी अर्मेनियाई था। 2 अल्बर्ट जुड़वा बच्चों में 9 मिनट बड़ा है। 3 हालांकि वे मूल रूप से खुद को भ्रातृ जुड़वा मानते थे, उन्हें संदेह है कि डीएनए परीक्षण न होने के बावजूद वे समान हो सकते हैं। 4 जब वे 2 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। जब वे 9 साल के थे तब जुड़वा बच्चे अपनी मां के साथ लॉस एंजिल्स के पूर्व में कैलिफोर्निया के क्लेरमॉन्ट चले गए। उनकी मां ने अल्बर्ट और एलन को अकेले पाला, खुद को स्कूल में पढ़ाया और अपना खुद का व्यवसाय, एक व्यावसायिक केंद्र शुरू किया। 3 कैरियर 18 वर्ष की आयु में एलन के एक बेटे के जन्म के बाद जुड़वां भाइयों ने हाई स्कूल छोड़ दिया और जल्द ही किशोरावस्था में ही संगीत वीडियो पर काम करना शुरू कर दिया, टोन लोक और टुपैक शकूर जैसे कलाकारों के लिए निर्देशन किया। 6 उनकी पहली फीचर फिल्म 1993 की मेनेज टू सोसाइटी का प्रीमियर कान फिल्म महोत्सव में हुआ था। काले, वंचित युवाओं पर केंद्रित, यह $3.5 मिलियन के बजट पर बनाया गया था जब वे 20 वर्ष के थे। टाइगर विलियम्स ने पटकथा लिखी और भाइयों के साथ कहानी का श्रेय साझा किया। यह आलोचनात्मक और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। संगीत वीडियो निर्देशित करने में अपने पिछले अनुभव के कारण वे जेरी और डेविड जकर के बाद से पहले भाई बहन की जोड़ी बन। उनकी दूसरी फिल्म 1995 में डेड प्रेसिडेंट्स थी। अपने फीचर फिल्म डेब्यू की तरह काले निम्नवर्गीय समाज से निपटते हुए और लॉरेंस टेट द्वारा अभिनीत फिल्म नस्लीय रूप से चार्ज किए गए वियतनाम युद्ध युग के दिग्गजों पर केंद्रित थी।
न्यूयॉर्क क्रिटिक्स फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई यह फिल्म उनकी पहली फिल्म जितना लाभ नहीं कमा पाई। 3. उन्होंने डेड प्रेसिडेंट्स के बाद अमेरिकन पिम्प बनाया, जो भूमिगत पिम्प संस्कृति और महिलाओं के शोषण के बारे में एक फीचर लंबाई वृत्तचित्र था। इसका प्रीमियर 1999 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। उन्होंने मूल रूप से आइसबर्ग स्लिम के उपन्यास पिम्प का रूपांतरण करने का फैसला किया था, लेकिन किसी और ने अधिकार हासिल कर लिए। 7. भाइयों ने कहा है कि फिल्म का परिप्रेक्ष्य आंशिक रूप से उनकी मां द्वारा पाले जाने से आकार लिया गया था, जो एक नारीवादी और समलैंगिक हैं। अपनी पिछली सामग्री से हटकर ह्यूज बंधुओं ने फ्रॉम हेल का सहनिर्देशन किया, जो 2001 में एलन मूर के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था, जो विक्टोरियन इंग्लैंड में जैक द रिपर हत्याओं के बारे में था, जिसमें जॉनी डेप और हीथर ग्राहम ने अभिनय किया था। कुछ आलोचकों द्वारा इसे बहुत हिंसक और खूनी माना गया। एमपीए द्वारा NC-17 रेटिंग से बचने के लिए फिल्म को संपादित करना पड़ा। 3. जैसा कि फिल्म के स्टार ने बताया, फिल्म के निर्देशन को लेकर कभी-कभी जुड़वा भाइयों के बीच असहमति होती थी। 10. उदाहरण के लिए, दिखाई गई हिंसा की मात्रा दोनों के बीच विवाद का विषय थी। एक भाई को लगता था कि क्रूरता दिखाई जानी चाहिए, जबकि दूसरे का मानना था कि निहित हिंसा ही पर्याप्त होगी। 11. 2001 की फ्रॉम हेल के बाद से उनकी एकमात्र फिल्म वार्नर ब्रदर्स के लिए पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा बुक ऑफ एली थी, जो जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। 12. 2006 में भाइयों को सीरियल किलर रिचर्ड कुकलिंस्की के बारे में एक फिल्म द आइसमैन का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अंततः इसे एरियल व्रोमेन द्वारा निर्देशित किया गया था और 2012 में रिलीज किया गया था। उन्हें क्लासिक टीवी श्रृंखला कुंग फू के फिल्म संस्करण का निर्देशन करने के लिए भी स्लेट किया गया था। 12. 2010 में यह घोषणा की गई थी कि भाइयों को 1988 के मंगा अकीरा के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 14. लेकिन उन्होंने 2011 में इस परियोजना को छोड़ दिया। 15. एक टीम के रूप में एलन आम तौर पर अभिनेताओं के साथ काम करते हैं, जबकि अल्बर्ट उनकी फिल्मों के तकनीकी पहलुओं को संभालते हैं, जो अल्बर्ट के लॉस एंजल्स सिटी कॉलेज के फिल्म स्कूल में कक्षाएं लेने के अनुभव से उपजा है। 1. एलन ने टीवी श्रृंखला टचिंग इविल के अमेरिकी संस्करण के कुछ एपिसोड, जिसके लिए उनके भाई कार्यकारी निर्माता थे, के साथ-साथ 2005 के टेलीविजन फीचर नाइट्स ऑफ द साउथ ब्रोंक्स का भी निर्देशन किया। 2009 में एलन ने न्यूयॉर्क आई लव यू के एक खंड का निर्देशन किया, जिसमें ड्रेया डे मैटेओ और ब्रैडली कूपर ने अभिनय किया। 16. एलन ह्यूजेस ने 2013 की फिल्म ब्रोकन सिटी का निर्देशन किया, जो मार्क वाहलबर्ग 17 और रसेल क्रो अभिनीत एक क्राइम थ्रिलर थी। 18. उन्होंने संगीत निर्माता जिमी योवाइन और डॉ. ड्रे के बारे में 4 भाग वाली 2017 HBO डॉक्यूमेंट्री मिनीसीरीज द डिफिएंट ओन्स का निर्देशन किया। अल्बर्ट ह्यूजेस 2005 में यह घोषणा की गई थी कि अल्बर्ट आर्टकॉन नामक एक फीचर फिल्म का निर्देशन करेंगे, हालांकि इसके विकास पर कोई और खबर नहीं दी गई। 5. दिसंबर 2012 में अल्बर्ट ह्यूजेस ने घोषणा की कि वह क्राइसिस 3 गेम इंजन का उपयोग करके द 7 वंडर्स ऑफ क्राइसिस 3 नामक एक ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला का निर्माण करेंगे। 19. 2018 में अल्बर्ट ह्यूजेस ने अपनी पहली एकल फीचर फिल्म अल्फा का निर्देशन किया। यह फिल्म ह्यूजेस द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित डेनियल सेबेस्टियन विडेनहॉफ्ट द्वारा लिखी गई थी और समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 79% की अनुमोदन रेटिंग रखती है। व्यक्तिगत जीवन। अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने स्पष्टवादी व्यवहार के लिए भी जाने जाने वाले ह्यूज ब्रदर्स को विवादों में उलझे रहने के लिए जाना जाता है। 1994 में एक संगीत वीडियो शूट के दौरान उनके साथ मारपीट करने के बाद उन्होंने हिप हॉप कलाकार टुपैक शकूर को अदालत में घसीटा। 20. शकूर को मूल रूप से मेनस टू सोसाइटी में अभिनय करने के लिए चुना गया था, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें बदल दिया गया, जो जाहिर तौर पर शकूर द्वारा उनके लिए चुनी गई भूमिका को नापसंद करने के कारण हुआ था। बाद में उन्हें मारपीट के लिए 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही उनकी सजा से एक दिन पहले हुई एक अन्य घटना के लिए भी। 21. भाइयों ने मारिजुआना के अपने उपयोग को भी नहीं छिपाया है और पहले भी मारिजुआना विरोधी विज्ञापन करने का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। 10. एलन का गायक गीतकार स्टेवी अलेक्जेंडर एरिक अलेक्जेंडर ह्यूजेस से एक बेटा है। अल्बर्ट की एक बेटी है, एड्रियन ह्यूजेस 22, और वह 2004 से चेक गणराज्य में रह रही है। उद्धरण की आवश्यकता। 2013 के एक साक्षात्कार में अल्बर्ट ने कहा कि भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं,
लेकिन साथ ही अभी वे एक अजीब तरह के नृत्य में हैं। गैरी लेस्ली वहिटा, जन्म 21 जुलाई 1972, एक अंग्रेजी अमेरिकी पटकथा लेखक, गेम डिजाइनर और वीडियो गेम पत्रकार हैं। वह पीसी गेमर पत्रिका के यूके और यूएस दोनों संस्करणों के प्रधान संपादक थे और गेमिंग पत्रिका एसी के योगदानकर्ता थे। वहिटा द बुक ऑफ एली 2010 की पटकथा लेखिका थीं। उन्होंने एम. नाइट श्यामलन के साथ आफ्टर अर्थ 2013 का सहलेखन किया और रोग वन 2016 की कहानी का सहविकास किया। कैरियर: वहिटा ने अपने करियर की शुरुआत एस पत्रिका के लिए एक लेखक और खेल पत्रकार के रूप में की थी। जब 1992 में एस बंद हो गया, तो वह गेम्स के लिए द वन के उप संपादक बन गए और यूके में मूल पीसी गेम पत्रिका 3 की स्थापना में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने टोटल फुटबॉल के संपादक के रूप में काम किया। कुछ साल बाद वह पीसी गेम के नए यूएस संस्करण के प्रधान संपादक बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 3. पत्रिका प्रकाशन: पीसी गेमर की स्थापना में अपनी भागीदारी के अलावा वहिटा का सभी प्रकार की प्रिंट और ऑनलाइन पत्रिकाओं के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। एसी पत्रिका का स्वामित्व यूके के प्रकाशक फ्यूचर पब्लिशिंग के पास था और 2000 की शुरुआत में वहिटा ने फ्यूचर के साथ मिलकर एक फिल्म पत्रिका टोटल मूवी पत्रिका की स्थापना की। प्रकाशक की वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2001 की शुरुआत में केवल 4 मुद्दों के बाद टोटल मूवी को रद्द कर दिया गया था। 4. अब प्रबंधन या संपादन का काम न करते हुए भी वहिटा अभी भी कई गेमिंग प्रकाशनों के लिए गेम समीक्षा और राय के टुकड़े लिखते हैं। उनके लेख विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं, जिनमें पीसी गेमर, 5 और एकअप.com शामिल हैं। 6. वह उद्योग पॉडकास्ट में भी दिखाई देते हैं, उदाहरण के लिए टेस्टेड.com, पीसी गेमर, 7 और नेक्स्ट जनरेशन। 8. पटकथा लेखन: पत्रिकाओं में योगदान देने के अलावा वहिटा ने कई पटकथाएं और टीवी एपिसोड लिखे हैं। एक समय में उनकी आंशिक सूची, जिसमें उन लोगों का पाठ भी शामिल है जिन्हें नहीं चुना गया था, उनके होम पेज पर पाई जा सकती है। वहिटा को हॉलीवुड में फिल्म द बुक ऑफ एली के पटकथा लेखक के रूप में सफलता मिली है। 9. 10. वह क्रिस वेस्टन के साथ मंकी प्रोजेक्ट नामक एक स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे थे। 11. जो क्लासिक बौद्ध उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट और संबंधित क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला मंकी को एक एनिमेटेड श्रृंखला के रूप में फिर से तैयार करता। हालांकि वेस्टन ने इस परियोजना से हाथ खींच लिया। उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म अनडाइंग की पटकथा लिखी। 12. उनकी नवीनतम पटकथा लेखन का काम साइंस फिक्शन फिल्म आफ्टर अर्थ था। उन्हें गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित पहली स्टार वार्स स्टैंड अलोन फिल्म दुष्ट वन की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 13. 9 जनवरी 2015 को उन्हें फिल्म से सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने की घोषणा की गई। 14. 27 अक्टूबर 2016 को वैराइटी ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स, विलेज रोड शो और टीम डाउनी ने गाई रिची शर्लक होम्स फिल्मों की तीसरी के लिए एक लेखकों का कमरा तैयार किया था, जिसमें वहिटा, निकोल पर्लमैन, जस्टिन मैलेन, जेनेव ड्वोरेट-रॉबर्टसन और कीरन फिट्जगेराल्ड सहित कई शीर्ष नाम शामिल थे। 15. खेल विकास: वहिटा ने ड्यूक नुकेम फॉरएवर 16, 17, प्री 17, 18 और गियर्स ऑफ वॉर के लिए लिखा है। 17. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, एक्टिविजन, मिडवे गेम्स और अन्य के लिए सामान्य गेम डिजाइन पर भी सलाह दी है। 17. हाल ही में वहिटा को टेलटेल गेम्स के द वॉकिंग डेड के एपिसोडिक वीडियो गेम रूपांतरण के कथा विकास की देखरेख करने के लिए चुना गया था, जबकि इसका चौथा एपिसोड लिख रहे थे। 19. हालांकि उन्होंने पहला सीजन पूरा करने के बाद टेलटेल छोड़ दिया, लेकिन वे द वॉकिंग डेड द फाइनल सीजन को पूरा करने में मदद करने के लिए वापस लौट आए। 20. वह हेलो 5 गार्डियंस पर एक कहानी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कॉमिक पुस्तकें: वहिटा डेथ जूनियर चरित्र पर आधारित कॉमिक पुस्तकों की एक लोकप्रिय लघु श्रृंखला के पीछे लेखक भी हैं, साथ ही कवर कलाकार माइक मिग्नोला और चित्रकार टेड नाइफेह भी हैं। 21. दूसरी 3 भाग श्रृंखला तक विस्तारित होने के बाद। 22. लेखन को आकर्षक और चतुराई से विध्वंसक। 23. और इसके अजीब चरित्र और चिकना हास्य के लिए प्रशंसा मिली है। 24. वहिटा ने मई 2005 में सिल्वर बुलेट कॉमिक्स के साथ इस कॉमिक को लिखने के अपने अनुभव के बारे में बात की। 25. वहिटा वर्तमान में ट्रांसमेट्रोपॉलिटन बटा द बॉयज 26 के सहनिर्माता और चित्रकार डेरिक रॉबर्टसन के साथ कॉमिक ओलिवर का सहनिर्माण कर रही हैं,
जो इमेज कॉमिक्स से 2015 में रिलीज होगी। 27 पॉडकास्ट। वहिटा पीसी गेमर पॉडकास्ट पर लगातार टिप्पणी करते थे और उन्होंने कॉलिन कैंपबेल के साथ गेम थ्योरी पॉडकास्ट की मेजबानी की, जिसका निर्माण तब से बंद हो गया है। सितंबर 2011 में वहिटा और कैंपबेल, जो उस समय आईजीएन में समाचार और फीचर संपादक थे, ने गेम थ्योरी के समान ही एक नया पॉडकास्ट शुरू किया, जिसे आईजीएन का गेम बिजनेस शो कहा जाता है। 28 उन्होंने नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट पर भी टिप्पणी की, जब तक कि पॉडकास्ट रद्द नहीं कर दिया गया। वहिस्की मीडिया को सीबीएस इंटरैक्टिव और बर्न ब्राउन को 2 सौदों में बेचे जाने से पहले वह दिस इज ओनली ए टेस्टेड का साप्ताहिक सहोस्ट था और बिहाइंड द स्क्रीन डोर, स्क्रीनड, जायंट बॉम्बकास्ट, जायंट बॉम्ब, कॉमिक वाइन पॉडकास्ट पर कभी कभार अतिथि होता था। अक्टूबर 2011 में वहिटा ने चाइल्ड्स प्ले के लिए $50,000 से अधिक जुटाने में मदद की, जब उन्होंने टेस्टेड के निर्माता विल स्मिथ और नॉर्मन चैन के साथ दिस इज ओनली ए टेस्ट के 24 घंटे लंबे लाइव स्ट्रीम किए गए संस्करण की सहमेजबानी की। वहिटा हर साल अक्टूबर कास्ट चैरिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता करना जारी रखता है। 2013 में स्पेस रॉक्स गेम बना रहा है। 29 वहिटा हाल के वर्षों में जायंट बॉम्ब के जायंट बॉम्बकास्ट में अतिथि के रूप में लौट। नवंबर 2017 में वहिटा वीडियो गेम पॉडकास्ट किंडा फनी गेम्स डेली के लिए एक आधिकारिक सहोस्ट बन गई। शो में कई अतिथि उपस्थिति के बाद और किंडा फनी के प्रमुख पॉडकास्ट द गेम ओवर ग्रेगी शो में एक अतिथि उपस्थिति के बाद। इसके अतिरिक्त वहिटा जुलाई 2020 में अपने प्रीमियर के बाद से किंडा फनी के केंद्रित पॉडकास्ट किंडा फनी एक्सकास्ट के लिए सहोस्ट रही है। अप्रैल 2020 में वहिटा ने एनिमल क्रॉसिंग न्यू होराइजन्स वीडियो गेम पर आधारित एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के रूप में एक देर रात का टॉक शो लॉन्च किया, जिसे एनिमल टॉकिंग कहा जाता है। इस शो में कई मशहूर मेहमान शामिल हुए हैं, जिनमें एलिजा वुड, ब्री लार्सन और डैनी ट्रेजो शामिल हैं। 21 अगस्त 2020 को वहिटा ने टॉक गाइज की घोषणा की, जो गेम फॉल गाइज अल्टीमेट नॉकआउट पर आधारित एक टॉक शो है। 30 जनवरी 2024 को वहिटा ने पॉडकास्ट माई परफेक्ट कंसोल पर खेलों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की। व्यक्तिगत जीवन। वहिटा अपनी पत्नी लीह के साथ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। 2009 में वह अमेरिकी नागरिक बन गए। 32 फिल्मोग्राफी। उन्होंने दक्षिण पूर्व लंदन के सिडक में रोज ब्रूफोर्ड कॉलेज में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति जीती, जहां से उन्होंने 1979 में अभिनय में बीए किया। 14 ओल्डमैन ने अपने समय के दौरान खुद को एक शर्मीले लेकिन मेहनती कार्यकर्ता के रूप में वर्णित किया। विलियम शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पक जैसी भूमिकाएं निभाईं। 15 आजीविका। यह भी देखें गैरी ओल्डमैन फिल्मोग्राफी और गैरी ओल्डमैन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 1979 से 1985 प्रारंभिक भूमिकाएं और थिएटर कार्य। ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद ओल्डमैन अपने वर्ष में पेशेवर काम पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 15 उन्होंने कहा कि यह सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता होने का नतीजा नहीं था, बल्कि परिश्रम और आवेदन का था। 16 1979 में उन्होंने यॉर्क के थिएटर रॉयल में एनेट केर के साथ थार्क में अभिनय किया। 17 बाद के नाटकों में कैबरे, प्राइवेट ऑन परेड और रोमियो एंड जूलियट शामिल थे। 18 दिसंबर 1979 में ओल्डमैन यॉर्क में मंचित डिक व्हिटिंगटन एंड हिचकैट में पुस के रूप में दिखाई दिए। 19 उन्होंने कोलचेस्टर में भी अभिनय किया, फिर ग्लासगो के सिटीजन्स थिएटर के साथ। 6 ओल्डमैन की कार्यनीति और ट्रेडमार्क तीव्रता उन्हें 1980 के दशक के दौरान ग्लासगो में दर्शकों के बीच पसंदीदा बनाती। उन्होंने सिटीजन्स थिएटर कंपनी के साथ यूरोप और दक्षिण अमेरिका का भी दौरा किया। 14 1980 से 1981 तक ओल्डमैन द मैसेकर एट पेरिस, क्रिस्टोफर मार्लो, डेस्परेडो कॉर्नर, शॉन लॉटन और रॉबर्ट डेविड मैकडोनाल्ड के नाटकों चिंचिला और ए वेस्ट ऑफ टाइम में दिखाई दिए। उन्होंने 1982 में ग्लेंडा जैक्सन के साथ मैकडॉनल्ड्स समिट कॉन्फ्रेंस के 6 महीने के वेस्ट एंड रन में प्रदर्शन किया। 6 उसी वर्ष ओल्डमैन ने कॉलिन ग्रेग की रिमेम्बरेंस में अपनी फिल्म की शुरुआत की और डॉन बॉयड की गॉसिप में अभिनय किया होता अगर वह फिल्म असफल नहीं होती। अगले वर्ष उन्होंने माइक ले की फिल्म मीनटाइम में एक स्किनहेड के रूप में एक अभिनीत भूमिका निभाई। सेव्ड ओल्डमैन के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। रॉयल कोर्ट थिएटर के कलात्मक निर्देशक मैक्स स्टैफोर्ड क्लार्क ने ओल्डमैन के प्रदर्शन को देखा और उन्हें 1984 में बॉन्ड की द पोप्स वेडिंग की मुख्य भूमिका स्कोपी के रूप में कास्ट किया।
6. अपने प्रशंसित प्रदर्शन के लिए उन्होंने ब्रिटिश थिएटर के 2 शीर्ष सम्मान जीते, सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए टाइम आउट फ्रिंज पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ड्रामा थिएटर पुरस्कार, जिनमें से बाद वाला पुरस्कार प्रावदा में उनके प्रदर्शन के लिए भावी फिल्म सहकलाकार एंथनी हॉपकिंस के साथ साझा किया गया। 6. 14. 20. द पोप्स वेडिंग में ओल्ड मैन की भूमिका ने रॉयल कोर्ट के साथ काम करने का सिलसिला शुरू कर दिया और 1984 से 1986 तक वह रैट इन द स्कल, रॉन हचिंसन, द रेज टेयर, निकोलस राइट, कैन एंड ए बेल, द डेंटन अफेयर, पाम जेम्स, वीमेन बिवेयर वीमेन, थॉमस मिडल्टन, रियल ड्रीम्स, ट्रेवर ग्रिफिथ्स और बॉन्ड के तीनों द वॉर प्लेज, रेड ब्लैक एंड इग्नोरेंट, द टिन कैन पीपल और ग्रेट पीस में दिखाई दिए। 6. ओल्ड मैन 1985 से 1986 तक रॉयल शेक्सपियर कंपनी के सदस्य थे। 21. 1986 से 1993 प्रमुखता और सफलता की ओर बढ़ना। 1984 में बनी पोप्स वेडिंग के निर्माण को निर्देशक एलेक्स कॉक्स ने देखा था, जिन्होंने ओल्ड मैन को 1986 की फिल्म सिड एंड नैन्सी में संगीतकार सिड विशियस की भूमिका की पेशकश की थी। उन्होंने इसे स्वीकार करने से पहले 2 बार भूमिका ठुकरा दी, क्योंकि उनके अपने शब्दों में, मुझे वास्तव में सिड विशियस और पंक आंदोलन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कभी इसका अनुसरण नहीं किया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मेरी रुचि थी। मुझे लगा कि स्क्रिप्ट नीरस थी और कौन परवाह करता है और क्यों परेशान होना और यह सब। और मैं थोड़ा बहुत अपनी नाक हवा में उठाए हुए था और सोच रहा था, अच्छा थिएटर, इतना बेहतर और यह सब। उन्होंने वेतन और अपने एजेंट के आग्रह के आधार पर पुनर्विचार किया। 22. 1987 में ओल्ड मैन ने प्रिक अप योर ईयर्स में जो ऑर्टन के रूप में अपनी तीसरी अभिनीत फिल्म भूमिका प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा नामांकन मिला। उसी वर्ष वह द कंट्री वाइफ, विलियम विचरले और सीरियस मनी, कैरिल चर्चिल नाटकों में दिखाई दिए। 6. फिल्म निर्देशक ल्यूक बेसन ने बताया कि कैसे द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के सेट पर ओल्ड मैन हेमलेट, विलियम शेक्सपियर के किसी भी दृश्य को सुना सकते थे जिसमें उन्होंने 1 दशक पहले अभिनय किया था। 23. सिड एंड नैन्सी और प्रिक अप योर ईयर्स में ओल्ड मैन के अभिनय ने हॉलीवुड में काम करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट से प्रशंसा मिली। एबर्ट ने लिखा, दोनों प्रदर्शनों में कोई समानता नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली अभिनेताओं की तरह ओल्ड मैन हर भूमिका के लिए खुद को फिर से आविष्कार करने में सक्षम है। इन 2 फिल्मों के आधार पर वह सबसे अच्छे युवा ब्रिटिश अभिनेता हैं। 24. विशियस के पूर्व सेक्स पिस्टल बैंडमेट जॉन लिडन ने सिड और नैन्सी की आलोचना करने के बावजूद ओल्ड मैन को बहुत अच्छा अभिनेता बताया। 25. यह प्रदर्शन प्रीमियर पत्रिका के सभी समय के 100 महानतम प्रदर्शनों 26 में 62वें स्थान पर और अनकट पत्रिका के रॉकिंग भूमिकाओं में 10 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में 8वें स्थान पर रहा। बाद वाले ने ओल्ड मैन के चित्रण को एक खोए हुए और भ्रमित बच्चे के रूप में पंक फिगरहेड की बेहद सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या के रूप में वर्णित किया। 27. 1988 के अंत में उन्होंने वी थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू में हीरो एलन बेट्स 11 के साथ अभिनय किया और 1989 में चट्टाहोचे में डेनिस हॉपर और फ्रांसिस मैकडोरमैंड के साथ अभिनय किया। 1989 में ही ओल्ड मैन ने विवादास्पद ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा द फर्म में फुटबॉल गुंडे क्लाइव बेक्स बिसेल के रूप में भी अभिनय किया। 28. एक ऐसा प्रदर्शन दिया जिसे टोटल फिल्म ने उनका सर्वश्रेष्ठ माना और 2011 में तेजस्वी और निडर कहा। 29. ओल्ड मैन और 1980 के दशक के अन्य युवा ब्रिटिश अभिनेता जो हॉलीवुड फिल्म अभिनेता बन रहे थे, जैसे टिम रोथ, ब्रूस पायने, कॉलिन फर्थ, डैनियल डेलुइस और पॉल मैकगैन को ब्रिट पैक करार दिया गया। 30. जिसमें ओल्ड मैन वास्तविक नेता थे। 31. 1990 में ओल्ड मैन ने टॉम स्टॉपर्ड की इसी नाम की अपनी नाटक की फिल्म रूपांतरण रोसेनक्रांच एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड में टिम रोथ के साथ सहअभिनय किया। टोटल फिल्म ने ओल्ड मैन के चरित्र को शानदार कॉमेडी टाइमिंग और पिच परफेक्ट लाइन डिलीवरी का एक धमाका कहते हुए फिल्म की प्रशंसा की। 32. इसके बाद उन्होंने स्टेट ऑफ ग्रेस 1990 में सीन पेन और एड हैरिस के साथ अभिनय किया। रोजर एबर्ट ने ओल्ड मैन के काम को हाइलाइट के रूप में वर्णित किया। 33. और जेनेट मसलिन ने उनके काम को अभूतपूर्व बताया। 34. उन्हें उस वर्ष की एडवर्ड सिजरहैंड्स में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 35.
ओल्ड मैन 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे तब से रह रहे हैं। 36 1991 में उन्होंने वेल्श कवि डायलन थॉमस पर एक बायोपिक डायलन थॉमस का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उनकी तत्कालीन पत्नी उमा थुरमन ने कैटलिन थॉमस की भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन शुरू होने के तुरंत बाद उत्पादन बंद हो गया। 37 बाद में 1991 में ओल्ड मैन ने अपनी पहली यूएस ब्लॉकबस्टर में अभिनय किया। ओलिवर स्टोन की जेएफके में ली हार्वे ओसवाल्ड की भूमिका निभाई। ओल्ड मैन के अनुसार स्क्रिप्ट में ओसवाल्ड के बारे में बहुत कम लिखा गया था। स्टोन ने उन्हें कई हवाई जहाज के टिकट, संपर्कों की एक सूची दी और उन्हें अपना स्वयं का शोध करने के लिए कहा। 38 ओल्ड मैन ने भूमिका की तैयारी के लिए ओसवाल्ड की पत्नी मरीना और उनकी 2 बेटियों से मुलाकात की। 39 1992 में उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की रोमांस हॉरर ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला में काउंट ड्रैकुला का किरदार निभाया। ब्रैम स्टोकर के 1897 के उपन्यास का व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रूपांतरण 41 यह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ओल्ड मैन के प्रदर्शन को एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड हॉरर फिल्म्स द्वारा 1992 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के रूप में मान्यता दी गई, जिसने ओल्ड मैन को अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया। 42 उन्होंने 1993 के कान फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य के रूप में काम किया। 43 ओल्ड मैन खलनायकों के एक लोकप्रिय चित्रकार बन गए। 20 उन्होंने टोनी स्कॉट निर्देशित, क्वेंटिन टारंटिनो लिखित ट्रू रोमांस 1993 द फिफ्थ एलिमेंट 1997 में भविष्य के कॉरपोरेट तानाशाह जीन बैप्टिस्ट इमैनुएल जोर्ग और व्यावसायिक रूप से सफल लेकिन आलोचकों द्वारा निंदित लॉस्ट इन स्पेस 1998 में डॉ जैचरी स्मिथ स्पाइडर स्मिथ। क्वेंटिन टारंटिनो की पल्प फिक्शन 1994 में 2 भूमिकाओं के लिए उन पर विचार किया गया था, लेकिन दोनों ही साकार नहीं हुई। टारंटिनो ने ओल्ड मैन को गैंगस्टर जूल्स विनफील्ड, सैमुअल एल जैक्सन द्वारा अभिनीत के रूप में देखा। 45 जबकि ट्राइस्टार के अधिकारियों ने उन्हें ड्रग डीलर लांस एरिक स्टोल्च द्वारा अभिनीत के लिए सुझाया। 1994 की लियोन द प्रोफेशनल में उन्होंने भ्रष्ट डीए अधिकारी नॉर्मन स्टैंसफील्ड की भूमिका निभाई, जिसे तब से कई प्रकाशनों द्वारा सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में से एक। 48 49 50 51 52 53 54 और सबसे भ्रष्ट पुलिस 55 56 57 सिनेमा में नामित किया गया है। उन्होंने द स्कारलेट लेटर 1995 में आर्थर डिम्सडेल के रूप में अभिनय किया। ओल्ड मैन ने विभिन्न लहजे भी चित्रित किए। ट्रांसिल्वेनियन काउंट ड्रैकुला के साथ उन्होंने इमोर्टल बिलव्ड में जर्मन में जन्मे विनीत संगीतकार लुडविग वान बीथोवेन का समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पाठ दिया। 58 और 1997 की ब्लॉकबस्टर एयर फोर्स 1 में रूसी आतंकवादी इगोर कोर्शुनोव की भूमिका निभाई। 59 अगले वर्ष ओल्ड मैन ने प्लंकेट और मैकलीन के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 60 और टेलीविजन फिल्म जीसस में एक और ऐतिहासिक व्यक्ति पोंटियस पिलाट को चित्रित किया। उन्हें द मैट्रिक्स में मॉर्फियस की भूमिका के लिए भी माना गया था। 61 ओल्ड मैन जेफ ब्रिजेस के साथ द कंटेंडर 2000 में उत्साही रिपब्लिकन कांग्रेसमैन शेल्डन रनियन के रूप में दिखाई दिए, जिसके वे कार्यकारी निर्माता भी थे। 62 ओल्ड मैन को उनके प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि वे ड्रीमवर्क्स द्वारा फिल्म के कथित संपादन से असंतुष्ट थे, ताकि प्रो डेमोक्रेटिक झुकाव को दर्शाया जा सके। इन रिपोर्टों को उनके प्रबंधक डगलस उर्बांस्की ने बेकार सनसनीखेज घोषित किया, जिन्होंने कहा कि ओल्ड मैन मेरे द्वारा ज्ञात सबसे कम राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो उन्होंने और न ही ओल्ड मैन ने उनके द्वारा बताए गए बयान दिए हैं कि उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। हर आखिरी कट और फ्रेम और ड्रीमवर्क्स ने अंतिम कट को प्रभावित नहीं किया है या इससे कोई लेना देना नहीं है। उर्बांस्की ने दावा किया कि ओल्ड मैन को डरावने फोन कॉल आए, जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वे ऑस्कर नामांकन के अपने अवसरों को बर्बाद कर रहे हैं। ड्रीमवर्क्स की आलोचना करने वाले ओल्ड मैन की धारणा को आलोचक रोजर एबर्ट ने मिथक के रूप में खारिज कर दिया। 63 2001 में उन्होंने हैनिबल में एंथनी हॉपकिंस के साथ मेसन वर्गर की भूमिका निभाई, जो हैनिबल लेक्टर का एकमात्र जीवित शिकार था। चरित्र की भयावह रूप से विकृत उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेकअप रूम में प्रतिदिन 6 घंटे बिताए और फिल्म में उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। 64 यह दूसरी बार था जब ओल्ड मैन हॉपकिंस के साथ दिखाई दिए, जो ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला के सहायक कलाकारों का हिस्सा थे।
ओल्ड मैन फिर मई 2001 में लोकप्रिय एनबीसी सिटकॉम फ्रेंड्स में 2 अतिथि भूमिकाओं में टेलीविजन पर लौटे। 2 भाग वाले एपिसोड द वन विद चैंडलर एंड मोनिका वेडिंग में रिचर्ड क्रॉसबी के रूप में दिखाई दिए, जो एक पंडित अभिनेता है जो जोर देता है कि असली अभिनेता उच्चारण करते समय एक दूसरे पर थूकते। 65 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। फ्रेजियर 2001 में अपनी भूमिका के लिए डेरेक जैकोबी से हार गए। 66 फ्रेंड्स में अपनी उपस्थिति के बाद ओल्ड मैन 2004 तक किसी भी प्रमुख भूमिका में नहीं दिखाई दिए। यह सुझाव दिया गया था कि इस दौरान उन्हें हॉलीवुड में ब्लैकलिस्ट किया गया था। 67 द कंटेंडर की रिलीज के आसपास हुए विवाद के बाद 2002 में उन्होंने आमतौर पर अच्छी तरह से प्राप्त इंटरस्टेट 60 में अभिनय किया और BMW लघु फिल्म द हायर बीट द डेविल में डेविल की भूमिका निभाई। गार्जियन के लेखक जैन ब्रूक्स ने 2000 के दशक की शुरुआत को ओल्ड मैन के निम्न बिंदु के रूप में वर्णित किया। 2003 की फिल्मों टिप्टोज और सिन में बैरल स्क्रैपिंग भूमिकाओं को याद करते हुए 68 हालांकि फिल्म समीक्षकों को प्रभावित करने में विफल रही, ओल्ड मैन ने टिप्टोज में बौनेपन वाले व्यक्ति के चित्रण के लिए कुछ प्रशंसा हासिल की। 2004 से 2012 फ्रैंचाइज भूमिकाएं और प्रशंसा। ओल्ड मैन 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। 2004 में ओल्ड मैन फिर से प्रसिद्धि में लौटे जब उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में हैरी पॉटर के गॉडफादर सिरियस ब्लैक की भूमिका निभाते हुए एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने द प्रिजन ऑफ अज़्काबान 2004 में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसे द शिकागो ट्रिब्यून के केनेथ तुरान ने सकारात्मक समीक्षा के साथ लिखा। विशेष रूप से अच्छा काम कर रहे हैं श्रृंखला के लिए नए लोग। ओल्ड मैन एक ऐसी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं जो उन्होंने हमेशा सिरियस ब्लैक के चरित्र के साथ नहीं दिखाई है। 71 उन्होंने उन्हें द गॉबलेट ऑफ फायर 2005, द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007, द डेथली एलोज पार्ट 2 2011 फिल्मों में चित्रित करना जारी रखा। अगले वर्ष उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा सफल बैटमैन बिगिंस 2005 फिल्म समीक्षक मार्क केरमोड ने द डार्क नाइट की समीक्षा करते हुए इस दावे को कमतर आंकते हुए कहा कि हीथ लेजर का जोकर फिल्म का मुख्य आकर्षण था। उन्होंने कहा, फिल्म में सबसे अच्छा प्रदर्शन 1 मील से भी ज्यादा गैरी ओल्डमैन का है। उन्हें ऑस्कर नामांकन प्राप्त करते देखना बहुत अच्छा होगा क्योंकि वास्तव में वह व्यक्ति है जिसे इस सब में अनदेखा किया जाता है। 72 ओल्ड मैन ने जिम कैरी के साथ क्रिसमस कैरल के 2009 संस्करण में सहअभिनय किया, जिसमें ओल्ड मैन ने 3 भूमिकाएं निभाईं। 73, 74, 75 उन्होंने 2009 में रिलीज हुई डेविड गोयर की अलौकिक थ्रिलर द अनबॉर्न में मुख्य भूमिका निभाई थी। 76 2010 में ओल्ड मैन ने द बुक ऑफ एली में डेनेजल वाशिंगटन के साथ सहअभिनय किया। 77 उन्होंने कैथरीन हार्डविक की रेड राइडिंग हुड में भी मुख्य भूमिका निभाई। 78 ओल्ड मैन ने खलनायक लॉर्ड शेन की भूमिका को आवाज दी और कुंग फू पांडा 2 में उनके प्रदर्शन के लिए एनी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। ओल्ड मैन को मजबूत समीक्षाएं 79 मिली और उन्होंने टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011 में ब्रिटिश जासूस जॉर्ज स्माइली की भूमिका के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन और बाफ्टा पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 80 जो जॉन ले कैरे के उपन्यास का एक रूपांतरण था जिसे टॉमस अल्फ्रेडसन ने निर्देशित किया था। जॉर्ज स्माइली की भूमिका के लिए तैयार होने के लिए ओल्ड मैन ने 15 पाउंड वजन बढ़ाया। टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई में एलेक्स गिनीज का प्रदर्शन देखा और चरित्र की आवाज को सही करने के लिए स्माइली के निर्माता जॉन ले कैरे से मुलाकात की। 31 2012 में ओल्ड मैन ने जॉन हिलकोट की लॉलेस में टॉम हार्डी, शिया लाबियॉफ, गाई पियर्स और जेसिका चैस्टेन के साथ फ्लोयड बैनर की भूमिका निभाई। 2-0-1-3 वर्तमान पुरस्कार सफलता। 2011 में टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के लंदन प्रीमियर पर ओल्ड मैन। 2014 में ओल्ड मैन ने जोएल किन्नानम, एबी कॉर्निश, माइकल कीटन और सैमुअल एल जैक्सन के साथ रोबोकॉप के रीमेक में नॉर्टन की भूमिका निभाई, जो वैज्ञानिक है जो शीर्षक चरित्र बनाता है। उसी वर्ष ओल्ड मैन ने जेसन क्लार्क और केरी रसेल के साथ डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मुख्य भूमिका निभाई। प्लेबॉय पत्रिका के जुलाई-अगस्त अंक में प्रकाशित एक प्रचार साक्षात्कार में ओल्ड मैन ने अमेरिकी मीडिया में अत्यधिक राजनीतिक शुद्धता के रूप में जो देखा उसकी आलोचना की, मनोरंजन करने वालों द्वारा भेदभावपूर्ण पाखंड का आरोप लगाया, जो ऐसी बातें कहने के लिए हास्य और व्यंग्य के पीछे छिपते हैं जो हम आमतौर पर नहीं कह सकते।
और अभिनेता एलेक्स बाल्डविन और मेल गिब्सन द्वारा कहे गए आपत्तिजनक अपशब्दों के पीछे के विश्वासों को कम करके उन्होंने आगे कहा कि गिब्सन जिन्हें यहूदी विरोधी टिप्पणियों के लिए निंदा का सामना करना पड़ा था ने उस हाथ को काटा है जो खिलाता है एक ऐसे शहर में होना जो यहूदियों द्वारा चलाया जाता है, हॉलीवुड का जिक्र करते हुए ओल्डमैन ने जोर देकर कहा कि वह फासीवादी या नस्लवादी नहीं है। 81 लेकिन फिर भी उनकी टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की गई। 82 उन्होंने कई बार माफी मांगी, जिसमें देर रात के टॉक शो जिमी किमेल लाइव के 25 जून के संस्करण पर भी माफी शामिल है, जहां उन्होंने टिप्पणियों को आक्रामक, असंवेदनशील, हानिकारक और गलत जानकारी के रूप में वर्णित किया। 83 84 एंटी डिफेमेशन लीग और साइमन विसेंथल सेंटर दोनों ने ओल्डमैन के पश्चाताप का स्वागत किया। बाद वाले ने उन्हें 2017 के डार्केस्ट ऑवर की स्क्रीनिंग के लिए अपने सहिष्णुता संग्रहालय में आमंत्रित किया। 84 85 निर्देशक डेविड फिंचर ने प्लेबॉय से कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। गैरी क्रूर नहीं है, वह एक अविश्वसनीय रूप से विचारशील व्यक्ति है। 86 2015 में ओल्डमैन ने नोमी रैपेस और जोएल किन्नान के साथ चाइल्ड 44 में टॉम हार्डी के चरित्र की जांच करने वाले पुलिस प्रमुख की भूमिका निभाई और डिटो मोंटिएल द्वारा निर्देशित और शिया लाबेयोफ और केट मारा के साथ अभिनीत पोस्टेपोकैलिक अमेरिकी थ्रिलर मैन डाउन में सहायक भूमिका निभाई। 2016 में ओल्डमैन ने एरियल व्रोमेन द्वारा निर्देशित और केविन कॉस्टनर, टॉमी ली जोन्स, रयान रेनॉल्ड्स, एलिस ईव और गैल गैडोट द्वारा अभिनीत क्रिमिनल में एक CIA प्रमुख की भूमिका निभाई। 2017 में ओल्डमैन ने 3 फिल्म भूमिकाएं निभाईं, द स्पेस बिटवीन अस में एक अरबती उद्यमी, द हिटमैन बॉडीगार्ड में एक तानाशाह राष्ट्रपति और जो राइट की युद्ध ड्रामा डार्केस्ट ऑवर में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उनके चित्रण को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 87 युद्धकालीन प्रधानमंत्री में ओल्डमैन के परिवर्तन में मेकअप कुर्सी पर 200 घंटे, 14 पाउंड सिलिकॉन रबर और $20,000 के क्यूबा के सिगार लगे, जिससे उन्हें निकोटीन विषाक्तता हो गई। 88 89 2018 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, 90 91 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर ड्रामा, 92 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार, 93 95 उनकी गोल्डन ग्लोब जीत तब हुई जब ओल्डमैन एक बार उस पुरस्कार के आलोचक रहे थे। 96 97 98 उन्होंने कहा कि वह नामांकित होने पर आश्चर्यचकित, खुश और बहुत गर्वित थे। 99 2018 में ऑस्कर के बाद अपनी पहली भूमिका में ओल्डमैन ने नेटफ्लिक्स की स्वतंत्र फिल्म ताऊ में एक दुष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आवाज दी और जेरार्ड बटलर के साथ हंटर किलर में अभिनय किया। 2019 में ओल्डमैन ने माइकल गोई द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर मैरी और ओल्गा कुरिलेंको के साथ थ्रिलर द कुरियर में अभिनय किया। 100 और स्टीवन सोडरबर्ग की द लॉन्ड्रोमैट में जुर्गन मोसैक के रूप में मेरिल स्ट्रीप और एंटोनियो बैंडेरस के साथ दिखाई दिए। 101 2020 में ओल्डमैन ने डेविड फिंचर की जीवनी पर आधारित ड्रामा ब्लैक एंड व्हाइट नेटफ्लिक्स फिल्म मैंक में सिटीजन केन के सहलेखक हरमन जे मैनक्यूविच की भूमिका निभाई, जो कि मैनक्यूविच द्वारा निर्देशक ऑर्सन वेल्स के साथ सिटीजन केन की पटकथा के उतार-चढ़ाव भरे विकास का अनुसरण करता है। 102 फिल्म में अमांडा सेफ्राइड, लिली कोलिंस और चार्ल्स डांस सहकलाकार हैं। मैंक की 13 नवंबर को एक सीमित नाट्य रिलीज हुई थी और 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। रॉटन टोमाटोज पर 88% की कमाई के साथ आलोचकों की आम सहमति थी। तेज गति से लिखी गई और शानदार ढंग से निभाई गई, मैंक सिटीजन केन के पर्दे के पीछे से एक पुरानी हॉलीवुड कहानी बताने के लिए काम करती। उन्हें द बेव में डायलन ओब्रायन के साथ एक हिटमैन की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। 106 ओल्डमैन को फ्लाइंग हॉर्स नामक एडवर्ड मुयब्रिज के बारे में एक बायोपिक का निर्देशन करने के लिए भी स्लेट किया गया है। 107 2022 में ओल्डमैन ने इसी नाम की पुस्तक पर आधारित एप्पल टीवी प्लस जासूसी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला स्लो हॉर्स में खुफिया एजेंटों के एक झगड़ालू प्रबंधक के रूप में अभिनय किया। स्लो हॉर्स ने पहली बार ओल्डमैन को एक टेलीविजन सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई। 108 20 नवंबर 2022 को उन्होंने कहा कि श्रृंखला संभवतः उनकी अंतिम भूमिका होगी क्योंकि उन्होंने श्रृंखला समाप्त होने के बाद अभिनय से संन्यास लेने का इरादा किया था। 2023 में उन्होंने HBO मैक्स स्पेशल है हैरी पॉटर 20वीं वर्षगांठ रिटर्न टू हॉगवर्ट्स में भाग लिया। 110
उसी वर्ष उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की जीवनी महाकाव्य थ्रिलर ओपेनहाइमर में एक छोटी भूमिका निभाई। 111 यह फिल्म पुलित्जर पुरस्कार विजेता जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर आधारित है और यह एक आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। अगस्त 2023 में यह पुष्टि की गई कि ओल्ड मैन पाओलो सोरेंटिनो की तत्कालीन बिना शीर्षक वाली फिल्म पार्थेनोप में अभिनय करेंगे, जिसे नेपल्स शहर के लिए एक प्रेम पत्र के रूप में वर्णित किया गया है। 112 फिल्म, जिसमें ओल्ड मैन ने लेखक जॉन चीवर की भूमिका निभाई है, को 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था, जहां इसका विश्व प्रीमियर 21 मई 2024 को हुआ था। 114 जबकि इसने अपनी स्क्रीनिंग के अंत में 9.5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन अर्जित किया। 115 फिल्म को कुल मिलाकर नकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा मिली। 116 अन्य काम। फिल्म निर्माण 1997 में ओल्ड मैन ने पुरस्कार विजेता नील बाय माउथ का निर्देशन, निर्माण और लेखन किया। यह फिल्म आंशिक रूप से एक बच्चे की यादों पर आधारित थी जिसे वह स्कूल में जानते थे। 117 नील बाय माउथ ने सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा अलेक्जेंडर कोडा पुरस्कार डगलस उर्बांस्की और ल्यूक बेसन के साथ साझा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार, चैनल 4 निर्देशक का पुरस्कार और एक एम्पायर पुरस्कार जीता। 1999 में इसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्मों में से एक माना था। 118 नील बाय माउथ को टाइम आउट द्वारा शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्मों में 21वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 119 ओल्ड मैन और निर्माता भागीदार डगलस उर्बांस्की ने नील बाय माउथ का निर्माण करने के लिए 8 ग्रुप का गठन किया। कंपनी ने द कंटेंडर का भी निर्माण किया, जिसमें ओल्ड मैन ने भी अभिनय किया। उन्होंने लेखक की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित डारिन स्ट्रॉस के साथ सहलिखित एक पटकथा चांग एंड इंजी पूरी की। सितंबर 2006 में नोकिया एन सीरीज स्टूडियो 120 ने ओल्ड मैन द्वारा निर्देशित लघु फिल्म डोनट को टोर हायम्स के संगीत के साथ रिलीज किया। फोन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म को N93 के साथ शूट किया गया था। जूलियट लैंडो ने वीडियो के निर्माण के बारे में 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई। 2011 में उन्होंने तत्कालीन पत्नी एलेक्स ईडन के पहले एकल किस मी लाइक द वुमन यू लव्ड के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन किया। संगीत ओल्ड मैन को कम उम्र से ही संगीत में गहरी रुचि थी। वह एक कुशल पियानोवादक हैं और उन्होंने 1995 में चार्ली रोज के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि वह एक अभिनेता की बजाय एक संगीतकार बनना पसंद करेंगे। 11 ओल्ड मैन ने सिड एंड नैन्सी साउंड ट्रैक पर कई ट्रैक गाए, जिस पर उन्होंने मूल सेक्स पिस्तौल बेसिस्ट ग्लेन मैटलॉक के साथ प्रदर्शन किया और 1988 की फिल्म ट्रैक 29 में गाया और लाइव पियानो बजाया। उन्होंने 1994 की इमोर्टल बिलव्ड में बीथोवेन की रचनाओं का अनुसरण किया। 11 और हैरी पॉटर अभिनेता डैनियल रेडक्लिफ को बास गिटार पर प्रशिक्षित किया। 121 ओल्ड मैन रीव्स गैब्रिएल्स के एल्बम द सेक्रेड स्क्वॉल ऑफ नाउ में दिखाई दिए। 123 लंदन में 2016 के ब्रिट अवार्ड्स में ओल्ड मैन ने गायक और उनके परिवार की ओर से ब्रिट्स आइकन अवार्ड प्राप्त करने से पहले बॉवी को श्रद्धांजलि दी। 124 ध्वनि अभिनय ओल्ड मैन ने सियरा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित द लीजेंड ऑफ स्पाइरो गेम्स के निर्माण में भाग लिया। उन्होंने फायर गार्जियन इग्निटस की आवाज प्रदान की। उन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स में सार्जेंट विक्टर रेजनोव और वैज्ञानिक डैनियल क्लार्क की आवाज दी। वह मेडल ऑफ ऑनर एलाइड असॉल्ट के स्पीयरहेड विस्तार में सार्जेंट जैक बार्न्स का कथन भी प्रदान करता है। 2015 में उन्होंने लेगो डायमेंशन वीडियो गेम में लेगो मल्टीवर्स को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले दुष्ट मास्टरमाइंड लॉर्ड वोर्टेक की आवाज दी। 125 वह क्रिस रॉबर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए क्राउड फंडेड वीडियो गेम स्क्वाड्रन 42 के आगामी एकल खिलाड़ी अभियान में एडमिरल अर्नस्ट बिशप की भूमिका निभाएंगे। 126 लिखना 2015 में ओल्ड मैन और उनके प्रबंधक डगलस उर्बांस्की ने साइमन एंड शूस्टर बटा एट्रिया पब्लिशिंग ग्रुप लेबल एमिली बेस्टलर बुक्स के साथ ब्लड राइडर्स एक वैम्पायर पुस्तक श्रृंखला के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 127 अभिनय शैली ओल्ड मैन ने ड्रामा स्कूल में रहते हुए कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की और स्टेला एडलर की शिक्षाओं का अध्ययन किया, लेकिन अमेरिकी सिनेमा से अपनी प्रेरणा काफी हद तक प्राप्त करते हुए ऑफ बुक हो गए। 15 एक स्क्रीन अभिनेता के रूप में
ओल्ड मैन को अपने करियर की शुरुआत में एक असामाजिक व्यक्तित्व के रूप में लगभग टाइपकास्ट किया गया था। 46, 128 खलनायक के चरित्रों को स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता ने एक बड़ी अभिनय शैली की खेती की, जिसमें उनके मंच प्रशिक्षण के दौरान अर्जित प्रक्षेपण कौशल शामिल थे। 46, 129 उन्होंने आगे एक विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित करने की मांग की, जो उन्हें उनके अटपटे और अक्सर विनिमेय ब्रिटिश साथियों से अलग कर सके। 46 ओल्ड मैन ने माना है कि उनके अभिनय में अक्सर ओवरएक्टिंग का तत्व शामिल होता है। यह उन भूमिकाओं पर मेरा प्रभाव है जो संभवतः उन्हें जीवन से बड़ा और थोड़ा अतिरंजित महसूस कराता है। मेरा मतलब है, मैं एक अभिनेता के रूप में इसके लिए थोड़ा जाता हूं, मुझे स्वीकार करना चाहिए। 22 एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा, यदि यह एक ईमानदार जगह से आ रहा है तो मुझे लगता है कि स्क्रीन महाकाव्य को पकड़ सकती है और यह बहुत बहुत छोटी चीजों को पकड़ सकती है। 130 द गार्जियन के स्टुअर्ट हेरिटेज ने लिखा, निर्णायक गैरी ओल्डमैन है। प्रदर्शन को खोजना आपके बच्चों में से किसे पसंद करते हैं, यह चुनने की कोशिश करने जैसा है। वह आदमी है की कला का दीर्घकालिक भक्त है। 131 इसके विपरीत ओल्डमैन ने कहा कि उन्हें ऐसे किरदार निभाना पसंद है जहां खामोशी जोरदार हो, जैसे कि टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011 में जॉर्ज स्माइली। 68 ओल्डमैन ने भूमिकाओं के लिए विभिन्न लहजे अपनाए हैं, 34 और कई तरह के किरदार निभाए हैं। 14-20 उन्हें अपनी भूमिकाओं के गहन शोध 132 के साथ साथ उनके प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। एक समय पर सिड और नैन्सी के लिए महत्वपूर्ण वजन कम करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 133 और दूसरी बार अपने बच्चों के अमेरिकी होने के कारण लगभग अमेरिकी ट्वैंग अपनाने के बाद उन्हें अपने अंग्रेजी उच्चारण को फिर से सीखने के लिए एक बोली कोच को नियुक्त करना पड़ा था। 134 2017 के एक साक्षात्कार में उन्होंने विसर्जन और प्रभाव के बीच अंतर किया। मेरे पास अपेक्षाकृत अच्छा सुनने का हुनर है और मैं लोगों की कुछ नकल कर सकता हूं। मैं उनका अध्ययन नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रभाववादी के साथ जो होता है वह यह है कि वे एक विशेष स्रोत को देख रहे होते हैं। प्रभाववादियों को बहुत व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्र बनाना पड़ता है क्योंकि आपको इसे कुछ सेकंड के भीतर देखना होता है। हालांकि एक अभिनेता के रूप में आप एक चरित्र के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से असाइनमेंट के साथ घेरने की कोशिश करता हूं। यह एक बड़े बादल में होने जैसा है और फिर उसमें से कुछ बरसता है। उदाहरण के लिए, न केवल विंस्टन चर्चिल के चलने के तरीके और हावभाव और उनके बोलने के तरीके को देखना, बल्कि मनोविज्ञान को भी देखना। 135 स्वागत और विरासत। ओल्डमैन 2007 में प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते हुए। ओल्डमैन ने फिल्म प्रशंसकों के बीच एक पंथ का निर्माण किया है। 136 उन्हें कई लोकप्रिय मोशन पिक्चर्स में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 20 जिसने उन्हें लोकप्रिय संस्कृति में संदर्भित किया है। 1990 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर ओल्डमैन को एम्पायर पत्रिका द्वारा हॉलीवुड के साइको डीलक्स के रूप में डब किया गया था। 137 और फॉक्स कॉमेडी सीरीज इन लिविंग कलर 138 और एमटीवी के सेलिब्रिटी डेथ मैच जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में उनका मजाक उड़ाया गया था। 59 साथ ही लोडेड मैगजीन के पहले कवर पर दिखाई देने के लिए भी उनका चयन किया गया था। 139 1993 में वे एनी लेनोक्स के अंतर्राष्ट्रीय हिट लव सॉन्ग फॉर ए वैम्पायर के म्यूजिक वीडियो में नजर आए, जिसे ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला के साउंड ट्रैक के लिए लिखा गया था, और गन्स एन रोजेज के सिंगल सिंस आई डोंट हैव यू के वीडियो में डेविल की एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 140 ओल्डमैन ने क्लाइव ओवेन, जेम्स ब्राउन और मर्लिन मैनसन के साथ 2002 की BMW शॉर्ट बीट द डेविल में भी डेविल की भूमिका निभाई थी। 141 उन्होंने डेविड बॉवी के 2013 के सिंगल द नेक्स्ट डे के विवादास्पद धार्मिक थीम वाले वीडियो में एक घटिया पुजारी की भूमिका निभाई थी। 142 143 उनकी अक्सर डार्क ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के विपरीत ओल्डमैन के मिलनसार वास्तविक जीवन के व्यवहार को नोट किया गया है। 36 और उन्हें 2007 में एम्पायर के फिल्म इतिहास के 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 144 2011 में एम्पायर के पाठकों ने उन्हें एम्पायर आइकन अवार्ड का प्राप्तकर्ता चुना, जिसे कॉलिन फर्थ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 145
वाशिंगटन पोस्ट और इंडिपेंडेंट लेखकों ने नोट किया कि ओल्ड मैन को अपनी पीढ़ी के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 146 2012 में ग्लोब एंड मेल के पत्रकार लिन क्रॉस्बी ने लिखा, आलोचक ओल्ड मैन को बाहर करने में कभी विफल नहीं होते। वह कुछ वाकई महान जीवित अभिनेताओं में से एक हैं, यकीनन यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ भी। उनकी विविधता के बारे में याहू मूवीज ने नोट किया कि उन्होंने एक शानदार गिरगिट के रूप में अच्छी तरह से अर्जित प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 14 ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने ओल्ड मैन को बहुमुखी प्रतिभा का चेहरा करार दिया। 148 उन्हें हॉलीवुड सेलिब्रिटी दृश्य से बचने के लिए जाना जाता है। 149 जिन्हें अक्सर अभिनेताओं का अभिनेता कहा जाता है। 6 उनके काम को हॉलीवुड की हस्तियों द्वारा है। टॉम हार्डी 31 ब्रैड पिट 151 डैनियल रेडक्लिफ 152 और रियान गोसलिंग ने भी ओल्ड मैन को अपना पसंदीदा अभिनेता बताया है। 153 हार्डी ने ड्रामा स्कूल में छात्रों पर ओल्ड मैन के प्रभाव को याद करते हुए कहा कि हर कोई उनकी सभी फिल्मों में उन्हें उद्धृत करता था। 154 जेसिका चैस्टेन 155 जेनिफर लॉरेंस 155 जोसेफ गॉर्डन लेविट 156 टॉम हिडलेस्टन 157 और क्रिस पाइन 158 ने भी ओल्ड मैन को अपने पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बताया है। अन्य अभिनेताओं जैसे क्रिश्चियन बेल 159 ह्यू जैकमैन 160 बेनेडिक्ट कम्बरबैच 161 162 शिया लाबेयोफ 163 बेन मेंडेलसोहन 164 जॉनी डेप 161 162 जेसन आइजैक 165 और माइकल फैसबेंडर 31 161 ने ओल्ड मैन को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है। बेल ने उन्हें मेरे अभिनय करने का कारण कहा। 166 एंथनी हॉपकिंस 16 राल्फ फिएनेस 167 कीनू रीव्स 168 और रेविन स्टोन 9 ने ओल्ड मैन के संदर्भ में जीनियस शब्द का इस्तेमाल किया है। जॉन हर्ट ने उन्हें समूह में सर्वश्रेष्ठ कहा। 68 कॉलिन फर्थ ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जीवित अभिनेता के लिए एक बहुत मजबूत उम्मीदवार 169 और अपना हीरो कहा। 170 और एलेक बाल्डविन ने उन्हें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और अपनी पीढ़ी का सबसे महान फिल्म अभिनेता बताया। 171 क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस ने ओल्ड मैन को सबसे अद्भुत उदार अभिनेता कहा। 172 क्रिस्टोफर एकलेस्टन ने ओल्ड मैन की डार्केस्ट ऑवर के लिए अकादमी पुरस्कार जीत को कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि के लोगों के लिए बहुत बड़ी बताया। उन्होंने टिप्पणी की, ओल्ड मैन डैनियल डे-लुइस जितने ही बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन गैरी दोहरे चरित्र वाले नहीं हैं। 173 सहयोगी निर्देशकों ल्यूक बेसन 23 टोनी स्कॉट 36 और क्रिस्टोफर नोलन 174 ने उनके काम की प्रशंसा की है। 1997 में बेसन ने उन्हें दुनिया के शीर्ष 5 अभिनेताओं में से एक कहा। 23 जबकि स्कॉट ने उन्हें जीनियस करार दिया। फिल्म समीक्षक भी ओल्ड मैन की प्रशंसा में मुखर रहे हैं। रोजर एबर्ट ने उन्हें महान अभिनेताओं में से एक उच्च निम्न असभ्य महान भूमिका निभाने में सक्षम के रूप में सम्मानित किया। 176 जबकि जीन सिस्केल ने उन्हें अद्भुत 177 और अपने पसंदीदा अभिनेताओं में से एक कहा। 178 पीटर ट्रेवर्स ने ओल्ड मैन को ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया। 179 टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के लिए अपने पहले अकादमी पुरस्कार नामांकन से पहले ओल्ड मैन को पुरस्कार के लिए कभी नामांकित नहीं होने वाले महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 10 180 181 2009 में गार्जियन के लेह सिंगर ने उन्हें यकीनन ऑस्कर के लिए कभी नामांकित नहीं होने वाला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहा। 182 डार्केस्ट ओवर जीतने से पहले उन्होंने कभी ऑस्कर नहीं जीतने वाले महानतम अभिनेता का लेबल भी अपने नाम किया। 183 184 2018 में जीक्यू के स्टुअर्ट मैकगर्क ने ओल्ड मैन को खराब फिल्मों में शानदार होने का मास्टर के रूप में वर्णित किया। 185 ओल्ड मैन 2017 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1998 में ओल्ड मैन को कैमेरीमेज फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया, जहां उन्हें अभिनय के लिए क्रिस्टोफ कीस्लोवस्की पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। 186 2011 में
ओल्ड मैन को गोथम अवार्ड्स से ट्रिब्यूट अवार्ड मिला। 187 उसी वर्ष पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने घोषणा की कि ओल्ड मैन को उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टार अवार्ड मिलेगा, जो एक अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित करता है जिसने अपने पूरे काम के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। PSIFF के अध्यक्ष ने ओल्ड मैन को एक ऐसा कलाकार कहा जिसकी सबसे चरम चरित्रों को चित्रित करने की क्षमता उसकी प्रतिभा की विशालता का प्रमाण है। 188 2012 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने लीड और सहायक भूमिकाओं के आधार पर ओल्ड मैन को इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता नामित किया। 2012 में ओल्ड मैन ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक थे जिन्हें कलाकार सर पीटर ब्लेक ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कलाकृति बीटल्स के सार्जेंट पेपर के लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम कवर के एक नए संस्करण में प्रदर्शित होने के लिए चुना था, अपने जीवन के ब्रिटिश सांस्कृतिक आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए जिन्हें वह अपने 80वें जन्मदिन को चिह्नित करने के लिए सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। 191 2014 में उन्हें लंदन फिल्म क्रिटिक्स द्वारा फिल्म में उत्कृष्टता के लिए डिलिस पवेल पुरस्कार मिला। 192 2018 में ओल्ड मैन को ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में वैरायटी अवार्ड मिला, जो एक निर्देशक, अभिनेता, लेखक या निर्माता को मान्यता देता है जिसने वैश्विक प्रभाव डाला है, और यूके वैरायटी के उपाध्यक्ष स्टीवन गेडोस पर अंतर्राष्ट्रीय स्पॉटलाइट को केंद्रित करने में मदद की है, ने टिप्पणी की कि ओल्ड मैन ने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और मूल्यवान अभिनेताओं में से एक के रूप में मार्ग प्रशस्त किया है। 193 उसी वर्ष सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने ओल्ड मैन को मार्टिन मॉडर्न मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया, जो SPIFF द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसने मोशन पिक्चर उद्योग में उपलब्धियों के माध्यम से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया हो। लियोनार्ड मार्टिन ने दावा किया कि ओल्ड मैन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक ताकत हैं और अपने शिल्प के सच्चे उस्ताद हैं। 194 195 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट गिल्ड अवार्ड्स ने भी उन्हें प्रतिष्ठित कारीगर पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे IATSE के अध्यक्ष सुसान कैबरलेबर्ट ने उन्हें एक गिरगिट, एक अभिनेता जो अपनी उपस्थिति, अपनी आवाज, अपने बारे में सब कुछ फिल्म से फिल्म में बदलता है, के रूप में घोषित किया। 196 व्यक्तिगत जीवन, विचार और जीवन शैली। खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के बाद ओल्ड मैन 1990 के दशक की शुरुआत में लॉस एंजल्स चले गए। 36 वह किसी प्रचारक को नियुक्त नहीं करते हैं और पार्टियों में नहीं जाते हैं। उन्होंने 2007 में एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वह हर रात अपने बच्चों के साथ घर पर डिनर करते हैं। 36 2014 में उन्होंने खुद को एक स्वतंत्रतावादी के रूप में वर्णित किया। 197 1990 के दशक की शुरुआत में ओल्ड मैन की शराब की लत जग जाहिर थी। 1991 में उन्हें नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 198 और 1994 में उन्होंने खुद को पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। 14 198 बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने शराब के साथ अपनी समस्याओं को स्वीकार किया और चार्ली रोज के साथ 2001 के एक साक्षात्कार में खुद को एक ठीक हो रहा शराबी कहा। 199 वह अब एक शराब मुक्त जीवन शैली जीते हैं। वह 1997 से शांत हैं। 200 और शराब की लत को हराने में अपनी सफलता का श्रेय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ बैठकों में भाग लेने को देते हैं, जिसकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है। 201 विवाह और परिवार। ओल्ड मैन की 5 बार शादी हो चुकी है। उन्होंने 1987 में अंग्रेजी अभिनेत्री लेस्ली मैनविले से शादी की और अगले साल उनके बेटे अल्फी का जन्म हुआ। 9 ओल्ड मैन ने अपने बेटे के जन्म के 3 महीने बाद 1989 में मैनविले से रिश्ता तोड़ लिया। 202 उसने 2018 में कहा कि वे अच्छे संबंध में हैं। उसने कहा उसे एक नई पत्नी मिल गई है और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। गैरी और मैं दोस्त हैं। 203 अल्फी के माध्यम से उनके 2 पोते मटिल्डा और ओजी ओल्ड मैन हैं। 204 ओल्ड मैन की मुलाकात अमेरिकी अभिनेत्री उमा थुरमन से स्टेट ऑफ ग्रेस के सेट पर हुई। 1990 में उनकी शादी हुई, लेकिन 1992 में उनका तलाक हो गया। 205 1994 से 1996 तक उनकी सगाई इतालवी अभिनेत्री और मॉडल इसाबेला रोसेलिनी से हुई, जो इमोर्टल बिलव्ड में उनकी सहकलाकार थीं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। 198 1997 से 2001 तक ओल्ड मैन की शादी अमेरिकी मॉडल डोन्या फियोरेंटिनो,
अभिनेत्री लिंडा फियोरेंटिनो 206 की बहन से हुई थी, जिनसे उनके 2 बेटे थे, गुलिवर जन्म 1997 और चार्ली जन्म 1999। 9 ओल्डमैन की जांच की गई और उन्हें फियोरेंटिनो द्वारा जोड़े के तलाक के दौरान लगाए गए घरेलू हमले के आरोप से मुक्त कर दिया गया। उन्हें एकमात्र कानूनी और शारीरिक बाल हिरासत प्राप्त हुई। 207 208 फियोरेंटिनो को उनके ड्रग और अल्कोहल परीक्षण पास करने के आधार पर सीमित राज्य पर्यवेक्षित संपर्क प्रदान किया गया था। 82 208 2003 में एक न्यायाधीश ने उन दावों को खारिज करने के बाद बच्चों तक उनकी पहुंच कम कर दी कि ओल्डमैन ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया था और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। 209 210 2018 में गुलिवर, जिसके बारे में फियोरेंटिनो ने दावा किया था कि उसने कथित घरेलू हमले को देखा था, ने वर्षों से अपनी मां के झूठ के कारण होने वाले दर्द और कठिनाई पर शोक व्यक्त किया, जबकि विशेष रूप से हमले के आरोप के मीडिया के घृणित प्रसार की निंदा की। 2 दोस्तों इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें 15 जनवरी 2010 को देखने को मिला था, 118 मिनट की लेंथ के साथ। साथ ही साथ मेन बेस जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, हिंदी के अंदर से डब नहीं किया गया था। बाकी इसे 80 मिलियन के डॉलर्स के बजट के अंदर बनाया गया था और नेट जो कलेक्शन आया था 160 मिलियन का नेट इसका कलेक्शन रहा, जो कि इस मूवी के लिए सुपर डुपर हिट के लिए काफ़ी था। बाकी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा। रेटिंग भी बहुत बेहतरीन रही है। IMDb पर इसकी जो रेटिंग है वो लगभग 8 के तकरीबन है, 8.5 तक है। साथ ही साथ रेड टमेटोज़ पर इसकी रेटिंग है 96% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।